Morning, my dear students. We are back with the new video on 9th English Beehive Book, Unit 4, A Truly Beautiful Mind. प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये बायोग्राफी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें जीनियस के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं चैप्टर। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने के पहले, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? हु इज़ अ जीनियस? कौन जीनियस है? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? एक जीनियस में आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ होती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट की कहानी पढ़ेंगे जिसने पूरी दुनिया में तूफान ला दिया करीब 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों में द 26-year-old 26 साल के बूढ़े व्यक्ति ने पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, 4 धरती को हिला देने वाले पेपर्स पब्लिश किए अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। ये 4 पेपर थे लाइट यानी प्रकाश के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में, मीन्स पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, और जो मूविंग बॉडीज़ होती हैं उनकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में, एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। साइंटिफिक जर्नल्स में उनका जो काम था वो केवल कुछ ही पेजों में आ गया। अब ये साइंटिफिक जर्नल्स क्या होते हैं भाई? ये मैगजीन्स होती हैं जो साइंटिफिक या उस क्षेत्र के लोग पढ़ते हैं, तो इसमें नए नए आविष्कार छापे जाते हैं। बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। तो साइंटिफिक जर्नल्स में केवल 4 पेज, कुछ पेज ही इनके छपे, लेकिन इन्होंने हमारी जो समझ है स्पेस, टाइम और पूरे कॉस्मोस ब्रह्मांड के लिए, उस सोच को बदल दिया एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और आइंस्टाइन नाम को जीनियस का सिनोनिम बना दिया। मीन्स किसी को आप जीनियस कह लो या आइंस्टाइन कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। 50 years after his death, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल reigns। और उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो बुद्धिमानी है वो कायम है। आइए अब देखते हैं चैप्टर। एल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक शहर उल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। और उस समय ऐसा कोई संकेत नहीं था कि ये इतने महान वैज्ञानिक बनेंगे या इतने महान व्यक्ति बनेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिज मदर टॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। और बल्कि इसका उल्टा, उसकी माँ तो ये सोचती थी कि एल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी बात का कोई तमीज़ या तरीका ना हो, हम अपनी भाषा में उसे गंवार कह सकते हैं। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज। और उसके लिए, मतलब उनकी माँ के लिए, उनका जो सिर था वो बहुत बड़ा था। मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सिर था वो अपनी उम्र के सामान्य बच्चों से बड़ा था। सेकंड पैरा देखते हैं। एट द एज ऑफ
2.5 ढाई साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, मीन्स अभी भी वो बात नहीं करता था। वैन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उसने फाइनली बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, हर चीज़ को वो 2 बार बोलता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके प्लेमेट्स मतलब उसके जो साथी थे वो उसे ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो फिर ये युवा मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादातर समय अकेले ही खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और इन्हें मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे, जैसे ट्रैक्टर, बस, जीप, इस तरीके से। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, और जब इनकी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा आई, ही इज़ सैड टू हैव सैड, तो उन्होंने कहा फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, अच्छा है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। अभी एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि बचपन में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो जो उनकी महानता के बारे में बताए, लेकिन एक घटना यहाँ पर मिलती है आपकी बुक में, पिंक बॉक्स के अंदर दिया गया है। ऑटो नेबर द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, ऑटो नेबर जो थे ये पुराने मैथमेटिक्स के इतिहासकार थे। told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, तो ये एक स्टोरी बताते हैं आइंस्टाइन के बारे में जिसे हम लेजेंड कहते हैं। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ये बिल्कुल सही लगती है। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, जैसे कि वो लेट टॉकर था, मीन्स धीरे बोलता था, आराम से बोलता था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, और अंत में एक रात को सपर टेबल पर, मीन्स रात का जो खाना होता है उसे शाम का उसे सपर कहते हैं। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी शांति भंग की और बोला द सूप इज़ टू हॉट, कि ये सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, बहुत आराम मिला। हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, तो उनके पेरेंट्स को बहुत आराम मिला और फिर उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि इसके पहले उन्होंने कोई शब्द क्यों नहीं बोला। एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, तो एल्बर्ट का जवाब था क्योंकि अब तक सब कुछ सही हो रहा था। तो इस बात से उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब तक कुछ करने की बोलने की ज़रूरत ना हो वो बोलते नहीं थे। आगे देखते हैं पैराग्राफ 3। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक हेडमास्टर ने एक बार उनके पिता को बताया कि आइंस्टाइन अपने प्रोफेशन के लिए क्या चुनते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखा क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और बाद में वो एक मशहूर वायलिनिस्ट बने और उन्होंने अपने इस गुण को हमेशा अपनी लाइफ में रखा। अमेच्योर का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के एन्जॉयमेंट के लिए कोई काम करे, किसी प्रोफेशन के लिए नहीं। 4th पैरा देखते हैं। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरा प्यूपिल यानी होता है छात्र या स्टूडेंट, तो एक बुरा स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक के हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड।
और ये म्यूनिक वो जगह है जहाँ आइंस्टाइन की जो फैमिली है वो वहाँ तब शिफ्ट हो गए थे जब वो 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और आइंस्टाइन ने लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स पाए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का मतलब वो रेजिमेंट, जैसे फौज में रेजिमेंट्स होती है ना, उस तरीके का डिसिप्लिन। तो आइंस्टाइन ये जो डिसिप्लिन था, ये रेजिमेंटेशन था, इससे बहुत नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, और अक्सर टीचर से बहस करते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा स्टिफल्ड फील करने लगे थे, मीन्स सफोकेटेड, मीन्स उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी, बड़ी घुटन महसूस हो रही थी वहाँ पे, और इसलिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। 5th पैरा देखते हैं। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। इसके पिछले साल में एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान जा चुके थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और उन्होंने एल्बर्ट को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। और बहुत डिस्कशन के बाद फाइनली आइंस्टाइन ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का मन बनाया जर्मन भाषा बोले जाने वाले स्विट्ज़रलैंड में। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। ये एक ऐसा शहर था जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था। ज़्यादा लिबरल मीन्स यहाँ के लोग ज़्यादा उदार थे, अच्छा व्यवहार करते थे। यहाँ पर आप आइंस्टाइन की 2 पिक्स भी देख सकते हैं। पहली पिक जो आइंस्टाइन की है ये 1900 में ली गई थी जब वो 21 साल के युवा थे, और दूसरी पिक 1955 की है, और ये वही पिक है जिसे हम अक्सर यहाँ वहाँ देखा करते हैं। अब देखते हैं 7th पैराग्राफ। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक। और ये एक साथी स्टूडेंट में भी इंटरेस्ट रखते थे जिनका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिन्हें ये एक चतुर प्राणी कहकर बुलाते थे। This young सब मीन्स व्हाट? सब मीन्स सर्बिया का रहने वाला। तो ये जो मिलेवा मैरिक थी ये सब सर्बिया की रहने वाली थी। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could not get degrees. तो ये जो युवा सर्बियन लेडी थी ये स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वो उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी यूरोप की जिसमें महिलाओं को डिग्री दी जाती थी और कहीं पर महिलाओं को डिग्री नहीं दी जाती थी। आइंस्टाइन शा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। आइंस्टाइन ने उनके अंदर एक मित्र को देखा जो कि फिलिस्तीन्स के खिलाफ था। फिलिस्तीन्स मीन्स ऐसे लोग जो आर्ट, लिटरेचर या म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं रखते। विथ whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड, और जिन लोगों के साथ आइंस्टाइन अच्छे से नहीं रह पाते, मीन्स उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जिनका आर्ट, लिटरेचर या म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट ना हो। द कपल फैल इन लव। उसके बाद ये जो जोड़ा था ये प्यार में पड़ गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। ऐसे लेटर आज भी हैं जिनमें उन्होंने अपना आकर्षण, अपना अफेक्शन शब्दों के रूप में डाला है। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, बड़ी कोमलता से साइंस को मिक्स किया है। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। तो आइंस्टाइन लिखते हैं कि हम कितने खुश और प्राउड मीन्स गर्वित महसूस करेंगे, आई शैल बी when we both have brought our work, जब हम दोनों अपने काम को
ऑन रिलेटिविटी, जो कि सापेक्षिकता पर है, रिलेटिविटी पर है, टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, को एक विजयी निष्कर्ष की तरफ ले जाएंगे। 8th पैराग्राफ देखते हैं। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में जब एल्बर्ट 21 साल के हो गए थे, तब वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हुए, मींस कॉलेज उन्होंने पास कर लिया, एंड अनएम्प्लॉयड, और बेरोजगार भी थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, तो उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट का काम किया, मींस टीचर के असिस्टेंट बन के। गिव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट टीचिंग भी की, कोचिंग्स वगैरह भी पढ़ाई, एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और 1902 में उन्हें जॉब मिला एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। टेक्निकल एक्सपर्ट का काम बर्न के पेटेंट ऑफिस में। ये पेटेंट ऑफिस क्या होता है भाई? ये लोग जो भी जर्नल्स वगैरह पब्लिश करते हैं या जो भी डिस्कवरी करते हैं, तो इनका एक कॉपीराइट होता है, इनके नाम से वो चीज़ लिख दी जाती है कि हाँ भाई ये बंदे ने इस चीज़ को बनाया है या इस चीज़ की इन्होंने खोज की है, तो वो पेटेंट ऑफिस में ये सब काम होता है। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जब ये दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को असेस कर रहे थे, देख रहे थे, आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret. तो आइंस्टाइन अपने खुद के आइडियाज़ को भी सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स, और ये अपने डेस्क ड्रॉवर को मजाक में कहते थे कि वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स है, कि फिज़िक्स की जो थ्योरी है उन सब का ब्यूरो उनका डेस्क ड्रॉवर है, मतलब डेस्क का ड्रॉवर। 9th पैरा देखते हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 के फेमस पेपर्स में से एक आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। इसे हिंदी में सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और इसके अनुसार, इस पेपर के अनुसार टाइम और डिस्टेंस जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। मीन्स अलग अलग जगहों पर टाइम और डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि यदि दो क्लॉक्स हो हमारे पास जो बिल्कुल सेम टाइम शो कर रही हैं, लेकिन यदि हम इन्हें किसी दूसरी जगह पर यात्रा करवा कर लेकर आएँ, तो हम देखेंगे कि एक क्लॉक जो है वो दूसरी क्लॉक से अलग टाइम बताती है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और इससे दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला सामने आया जो कि रिलेशनशिप बताता है मास और एनर्जी, मीन्स द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में। E इज इक्वल्स टू mc², यही है आइंस्टाइन फॉर्मूला। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ये जो मैथमेटिक्स की इक्वेशन दी है, इसमें E का मतलब है एनर्जी, मतलब ऊर्जा, M फॉर मास, M से मास या जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, और C से इस लाइट की स्पीड को बताया जाता है वैक्यूम में, निर्वात में, मतलब ऐसी जगह जहाँ कुछ ना हो, हवा भी ना हो, उस जगह पे लाइट की स्पीड ये जो है अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड है, मींस एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर्स ट्रैवल करता है। रिलेटिविटी को समझाने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, आपकी बुक में पिंक बॉक्स में ये है।
When you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप एक बहुत अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 minutes, तो ऐसा लगता है कि बस 2 ही मिनट हुए हैं. When you sit on a hot stove for 2 minutes, लेकिन यदि आप किसी गर्म स्टोव पर केवल 2 मिनट के लिए भी बैठें, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो ये आपको 2 घंटों के जैसा लगता है. दैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षिकता है. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद कहा है. अब 10th पैरा देखते हैं. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन सबसे ज़्यादा भयानक कठिन फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, उनका निजी जीवन था, वो ठीक नहीं था, मीन्स वो खराब हो रहा था. Albert have wanted to marry Mileva right after finishing his studies. एल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी पढ़ाई के तुरंत बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन एल्बर्ट की माँ इसके खिलाफ थी. शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर दैन हर सन. उन्होंने सोचा कि मिलेवा जो उनके पुत्र से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उनके लिए बहुत बड़ी है. She was also bothered by Mileva's intelligence, और वो मिलेवा की बुद्धिमानी से भी परेशान थी. She is a book like you, his mother said. उसकी माँ उससे कहती थी कि वो भी तुम्हारे जैसे एक किताब ही है, मीन्स केवल पढ़ाई लिखाई में ही उनकी बुद्धि चलती थी. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसलिए आइंस्टाइन ने शादी करने का मन छोड़ दिया. 11th पैराग्राफ देखते हैं. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और अंत में 1903 जनवरी में उन्होंने शादी कर ली. एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही सालों बाद, द मैरिएज फैल्टर्ड, उनकी शादी कमज़ोर पड़ गई. मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. मिलेवा जो थी इस समय में अपनी बुद्धिमानी का जो उनका एम्बिशन था, उसको वो छोड़ती जा रही थी, लूज़ करती जा रही थी. एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक नाखुश पत्नी बनती जा रही थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, कई वर्षों की लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. 1919 में इनका डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कज़िन एल्सा से शादी कर ली. आइंस्टाइन एक ज्यूस थे. ज्यूस मीन्स वहाँ जर्मन के पीपल, और वहाँ ये सब कॉमन होता है. जैसे आपने देखा है कि अपने मॉमडन्स में भी ये सब चीज़ें होती हैं. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. अब आइंस्टाइन की जो पर्सनल लाइफ का दूसरा अध्याय जो है, वो उनकी वर्ल्ड फेम से शुरू होता है, मीन्स जब वो संसार में प्रसिद्ध होना शुरू हुए. इन 1915 he had published his general theory of relativity. 1915 में उन्होंने अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत को, रिलेटिविटी की थ्योरी को पब्लिश किया. विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें ग्रेविटी की एक नई व्याख्या दी गई थी. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और एक सूर्य ग्रहण जो 1919 में हुआ था, उससे ये सबूत मिला कि उनकी ये जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है. इट वॉज एक्यूरेट. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. आइंस्टाइन ने ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके पहले ही बता दिया था कि कितनी मात्रा में जो फिक्स्ड स्टार्स हैं उनसे लाइट डिफ्लेक्ट होगा सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण.
The newspapers proclaimed this work as a scientific revolution. और उस समय की जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने ये दावा किया, प्रोक्लेम यानी दावा करना, उन्होंने ये दावा किया कि ये काम जो है ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, मीन्स विज्ञान में एक क्रांति है। 13th पैरा देखते हैं। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. और फिर इसके बाद सम्मान की वर्षा होने लगी उन पर और पूरी दुनिया से उनके पास निमंत्रण आने लगे और प्रेस भी उनके पीछे पड़ गया। देखते हैं 14th पैराग्राफ। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में जर्मनी में नाजीज सत्ता में आए, नाजीज आपने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा। आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टाइन वहाँ से पलायन कर गए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, मींस यूनाइटेड स्टेट में जाकर रहने लगे। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। और 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन की जो खोज थी बर्लिन में, वो अमेरिकी फिजिसिस्ट मतलब भौतिक विज्ञानियों के लिए एक मुसीबत बन गई थी। मैनी ऑफ दैम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, और उनमें से कई फैसिज्म से वापस आ गए, मीन्स वही जो नाजीज के कारण वहाँ से वापस आ गए। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसा कि आइंस्टाइन ने किया था। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और अब वो इस बात से डरे हुए थे कि नाजीज बना लेंगे एक एटॉमिक बम और उसका यूज़ करेंगे, मीन्स उस बम को चला देंगे। देखते हैं 15th पैराग्राफ। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक दोस्त के कहने पर या उकसाने पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. तो उन्होंने ये पहले ही वॉर्न कर दिया था प्रेसिडेंट को कि अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, कि इस तरीके का एक भी बम जो कि एक पोर्ट में मींस बंदरगाह पे फोड़ा जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर, तो ये पूरे पोर्ट को अच्छी तरह से तबाह कर सकता है, विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और कुछ उसके आसपास के एरिया को भी। His words did not fail to have an effect, और उनके कहे शब्द बेकार नहीं गए। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. अमेरिकन्स ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में एटॉमिक बम खुद का बनाया and dropped it on the Japanese city of हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और उस बम को जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 में चला दिया। देखते हैं पैराग्राफ 16। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टाइन इस डिस्ट्रक्शन से, इस तबाही से बहुत ज़्यादा हिल गए थे अंदर से। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और इस बार उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा। ये क्या पब्लिक मिसिव का क्या होता है? ये एक लेटर होता है जो कि बड़ा लंबा होता है और ऑफिशियल होता है, मतलब गवर्नमेंट के लिए। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और अपने इस लेटर में उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बारे में भी लिखा कि भाई एक ऐसी सरकार बने जो पूरी दुनिया के लिए हो। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट।
लेकिन जैसा कि उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था तो उसका कोई प्रभाव पड़ा था, इस लेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 सालों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए, एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और वो तैयारी कर रहे थे आर्म्स बिल्डअप के एंड के लिए। मीन्स वो नहीं चाहते थे कि हथियारों को और बनाया जाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग किया पीस और डेमोक्रेसी के लिए, शांति के लिए, और डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र के लिए, जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट है। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, 17 पैराग्राफ देखते हैं। जब आइंस्टाइन 1955 में इनका देहावसान हुआ एट द एज ऑफ 76, जब वो 76 ईयर्स के थे, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न। तो उन्हें एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में देखा गया, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, ना कि केवल साइंटिफिक जीनियस के लिए, क्योंकि उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी, शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए भी काम किया था। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। We'll meet again in the next video. If you want the videos of previous chapters or the upcoming chapters, subscribe the channel. Thank you for watching. Keep learning, keep growing.